गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था गति, जो कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है 9th क्लास में। और इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जो हमारी बेसिक क्लास थी उसमें बस हल्का सा डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में क्या क्या है, गति होती क्या है। इस तरीके से हमने बेसिक पॉइंटों को डिस्कस किया था और आज उन्हीं पॉइंटों को आगे लेके चलते हैं। विराम अवस्था पहला पॉइंट है और विराम अवस्था के बारे में क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु विराम मतलब रेस्ट में हो, जो मतलब स्थिर हो। समझ में आ गया ना? तो कोई वस्तु विराम अवस्था में तब होगी या तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो रहा। मतलब एक बिंदु भर भी एक बिंदु की तुलना में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो वस्तु विराम अवस्था में। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तब होगी जब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तो है वो विराम अवस्था में। अगर स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, लगातार बदलाव होता रहता है, तो उसको हम बोलेंगे गतिज अवस्था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। विश्राम अवस्था क्या होती है, गतिज अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो आपको लिखना है विश्राम अवस्था तथा गतिज अवस्था को परिभाषित करें। क्वेश्चन लिखना है ये और आंसर लिखना है। सबसे पहले विराम अवस्था का हेडलाइन बना के, हेडिंग बना के, और फिर इसमें लिखना है कि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, और गतिज अवस्था में क्या लिखोगे कि कोई वस्तु गतिज अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में लगातार बदलाव हो, लगातार परिवर्तन हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब गतिज अवस्था है, उसके कुछ प्रारूप हैं। प्रारूप मतलब कैसे कैसे गतिज अवस्था होती है, कितने पथ में होती है, प्रत्येक गति को हम क्या क्या बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले है घूर्णन गति। घूर्णन मतलब जो गोलाकार पथ में जो गति होती है। ठीक है, जैसे सर्कस में बाइक वाला बाइक चलाता है एक सर्कुलर पाथ में, एक गोलाकार पाथ में, तो हम उसको बोलेंगे घूर्णन गति। ठीक है, रेखीय गति क्या होगी, एक सीधी रेखा में अगर कोई गति करता है तो उसको कहेंगे रेखीय गति। ठीक है, और सर्कुलर अवस्था में जो गति करता है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। समझ गए? तो ये तो है घूर्णन गति और ये है रेखीय गति। और एक होती है कंपन गति। कंपन गति कैसे होती है, जैसे आपने रबड़ खींच के मारा, तो रबड़ जैसे आप खींच के मारते हो तो एक बार तो ऊपर जाता है रबड़, एक बार नीचे आता है, इस तरीके से गति करता है। इस गति ये जो पथ होता है, इस पथ को बोलते हैं दोलन पथ। क्या बोलेंगे? दोलन पथ बोलते हैं इसको। ठीक है, और दोलन पथ में जो गति होती है उस गति को बोलते हैं कंपन गति। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये गति का कुछ प्रारूप थे गतिज अवस्था के। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। अदिश मतलब जिसकी दिशा नहीं हो और सदिश मतलब जिसकी दिशा होती है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये पॉइंट भी आपको लिखने हैं। अदिश राशि तथा सदिश राशि क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन बनाना है और आंसर आपको लिखना है। यदि किसी भौतिक इकाई में, भौतिक इकाई वो होती है जो हमें दिखती हैं, जो हमें दिख सकती हैं आसानी से। ठीक है, जैसे गाड़ी चलती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, और जैसे हमारा जो नल है, नल हम चलाते हैं वो हमें चलती हुई दिखाई देती है। तो ये सारी जो हमें दिखाई देती है वो भौतिक इकाई होती है। ठीक है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो, मोल मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी मात्रा हो, जिसको हम मापा जा सकता है। ठीक है, जिसका माप हो उसको बोलते हैं मोल। जिसका केवल मोल हो और दिशा नहीं हो, अदिश राशि में दिशा नहीं हो, मैंने बताया था। तो यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा ना हो तो वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि के बारे में आप लिख लेना कि यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और दिशा ना हो, उस इकाई को या फिर उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे लेना चाल और दूरी। और सदिश राशि में भी लिखना है। सदिश राशि में दोनों होते हैं, मोल भी होती है और दिशा भी होती है। तो जिन भौतिक इकाइयों में मोल तथा दिशा दोनों होती हैं, उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। उस राशि को सदिश राशि कहता है। ये सदिश राशि के बारे में लिख लेना। उदाहरण इसमें लिख लेना वेग और विस्थापन। अब इनके बारे में भी आपको अंतर बताएंगे कि भाई होती क्या है। चाल और वेग में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी विस्थापन में अंतर समझ लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई व्यक्ति है और उसको बी पॉइंट पे जाना है। रास्ते हमारे पास दो हैं, एक तो बिल्कुल सीधा रास्ता है
और एक रास्ता घूम फिर के जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घूम फिर के जाता है। अब देखिए अगर इस रास्ते से जाएगा तब तो कहेंगे उसने दूरी तय की है, ठीक है, क्या कहेंगे, उसने दूरी तय की है। तो ये तो कहलाएगी दूरी, समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और ए से बी तक की जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी जो दूरी है उस दूरी को हम कहेंगे, दूरी तो ये भी है लेकिन ये सबसे छोटी दूरी है इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन, ठीक है, समझ में आ गया। दूरी विस्थापन में अंतर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब जो क्वेश्चन आया है वो है दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है ये आपको क्वेश्चन बनाना है और ये लिखना है आपको, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और आंसर क्या लिखोगे, सबसे पहले दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है, वास्तविक पथ होता है, अभी बताया था मैंने, ये वास्तविक पथ है। और ये दो बिंदुओं की जो विस्थापन होता है, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको प्रारंभिक पॉइंट बोलते हैं, और ये इसका अंतिम पॉइंट है, ठीक है। तो देखो दूरी के बारे में क्या बताया कि वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, ठीक है, प्रारंभिक वस्तु और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो चलती है उसका जो माप होता है उस माप को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जैसे मान लो इन दोनों पॉइंटों के बीच में चली, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जितनी दूरी चली उसको हम माप के जो नाम देंगे उस माप को दूरी का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, दूरी का नाम, ठीक है। तो वास्तविक पथ आप लिखना, वास्तविक पथ का माप दूरी कहलाती है, आप सीधा लिखना वास्तविक पथ का माप दूरी कहलाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया वास्तविक पथ क्या है तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, जैसे मान लो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, इसके बीच में जितनी डिस्टेंस चली, इसके बीच में जितनी डिस्टेंस चली उसका जो हम जो माप लेते हैं उस माप को हम दूरी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद विस्थापन है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का कहते हैं, ठीक है। विस्थापन क्या कहेंगे, विस्थापन के बारे में अगर ये पॉइंट ना लिखना चाहो तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट लिखिए। विस्थापन के बारे में क्या लिखोगे, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी के मापन को कहा जाता है, न्यूनतम दूरी के मापन या माप को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके मतलब यहाँ से प्रारंभिक पॉइंट ये है, इसका ये प्रारंभिक पॉइंट है और ये इसका अंतिम पॉइंट है। तो प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसको तो बोलेंगे, उसके माप को हम बोलेंगे विस्थापन। और जो दूरी हम बता रहे हैं उस दूरी क्या कहेंगे, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच जो दूरी होती है उस दूरी के माप को हम दूरी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट है दूरी और विस्थापन के बारे में, बस इतना समझ लेना, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे देख लीजिए कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, मतलब प्रारंभिक वस्तु प्रारंभिक स्थिति ए पॉइंट, ये ए पॉइंट एक बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच जितनी चलती है उसके माप को तो दूरी कहते हैं। और जो ए और बी के बीच में जो न्यूनतम दूरी के माप है, न्यूनतम दूरी का जो माप है उसको हम विस्थापन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब क्या हो गया कि इसकी कोई दिशा नहीं है। अभी आपने देखा कि हमने जो इसमें जो चल रही थी दूरी जो चल रही थी उसमें कोई दिशा नहीं थी, लेकिन इसमें एक फिक्स दिशा है। ए और बी से मतलब हमें ये पता है कि भाई ए से हमें बी तक जाना है, बिल्कुल फिक्स दिशा है, लेकिन दूरी में कोई फिक्स दिशा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह हमेशा धनात्मक और कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये 0 किलोमीटर चली, ठीक है, और कभी हम ऐसे इस तरीके से नहीं कह सकते। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, वह ए और बी के बीच में हमें चलना है, ठीक है। तो ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से चला वो और बी पॉइंट पे पहुँचा, फिर बी से वापस आ गया यहाँ तक ए पॉइंट पे। मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर ये चला यहाँ से और फिर 5 किलोमीटर वापस आ गया। तो अब हम ये कहें कि इसने कितनी दूरी तय की, तो 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में,
कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। अब ये कह सकते हैं दूरी तो इसने 10 किलोमीटर तय की है, लेकिन अगर हम ये कहें कि विस्थापन कितना किया, विस्थापन मतलब उसकी स्थिति में बदलाव होना चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ से चला और यहीं पे ये वापस आ गया, तो इसका मतलब कहेंगे कि इसने विस्थापन कुछ भी नहीं किया, इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। इसी पॉइंट से चला था, इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। और दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक चलने में और वापस आने में जो माप है, उस माप को हम बोलेंगे दूरी। समझ में आ गया। तो ये जो दूरी होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो विस्थापन है वो माइनस का भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। माइनस का कैसे होगा, यहाँ से वो यहाँ तक चला और वापस आया तब वो यहाँ पे चला, मतलब देखो इस स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगी, तीन हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन तीनों हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक होगी, वो ना तो 0 हो सकती है और ना ही ऋणात्मक नेगेटिव हो सकती है। दूरी की रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसके मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। देखिए अब इसको सुन लीजिए कि दूरी किसी रेखीय पथ में, रेखीय मतलब जो सीधी रेखा में जो गति होती है उसको रेखीय पथ बोलते हैं। ठीक है ना। अब जो दूरी होती है वो या तो विस्थापन के बराबर होगी, अगर इस रेखा में जा रही है, या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर विस्थापन के मापन से अधिक होगी या फिर अधिक हो सकती है। ठीक है, देखो अभी हमने बताया या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर वो विस्थापन से अधिक हो सकती है। समझ आ गया। और इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या उससे कम होगा। विस्थापन देखना, विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या इससे कम होगा, दूरी से अधिक नहीं होगा विस्थापन। समझ आ गया। विस्थापन दूरी से अधिक नहीं होगा। और दूरी के बारे में क्या बताया कि जो दूरी है वो विस्थापन या विस्थापन से अधिक हो सकती है। बस एक पॉइंट याद रखिए, दूरी की बात हो तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से अधिक होगी, और विस्थापन की बात हो तो विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से कम होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है और याद करना है। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को बार बार देखोगे अच्छे समझ में आएगा। पहली बार पढ़ रहे हो दूरी विस्थापन, इस वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, इसलिए आप इसको बड़े ही ध्यान से देखना वीडियो को। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप तुरंत रिप्लाई या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।